दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग जा रहे हैं कवर करने इंडियन ज्योग्राफी में उद्योग आपका चैप्टर चल रहा था और उसके साथ एक नए टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा भारत के औद्योगिक प्रदेश के बारे में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, याद रखिएगा। भारत में जो भी औद्योगिक प्रदेश है उनका विभाजन किसने किया, कैसे किया, वो हम लोग देखेंगे। और भारत में जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे आपका मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश हो गया, जैसे आपका पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता औद्योगिक प्रदेश हो गया, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, तो इन सभी औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वहां पर किन तरह के उद्योगों की सघनता है वो भी पढ़ने वाले हैं। वहां पर उद्योगों को क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ करके। इंडियन ज्योग्राफी बिल्कुल एकदम अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी है और बहुत जल्द ये समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को जाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों याद रखेगा, अगर आपको किसी भी तरह के पीडीएफ की हैंड रिटन नोट्स की जरूरत हो तो आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से उसे ले सकते हैं, या पूरी की पूरी क्लास आपको एकदम सिस्टमैटिक वे में पढ़ने के लिए मिल जाएगा अगर आप एक बार डाउनलोड कर लेते हो स्टडी 91 का एप्लीकेशन। विश्वास करिए, एक बार आप पढ़ के देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लिख रहा भारत के औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, औद्योगिक प्रदेश का मतलब क्या दोस्तों? अरे इंडस्ट्री वाले एरिया। देखिए लिख रहा है, कह रहा जब किसी क्षेत्र में औद्योगिक भूदृश्य का विकास होता है तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। या फिर सिंपल हम अपनी भाषा में कह लेना, अपनी भाषा में कह ले भाई, औद्योगिक प्रदेश क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जहां ढेर सारे उद्योग लगे हों, जहां ढेर सारे उद्योग लगे हों उसको औद्योगिक प्रदेश कहा जा सकता है। कहा जा सकता है कि नहीं, बताइए? कहा जा सकता है ना? तो बस सिंपल है, वही लिख रहा है। या यह कह लें कि औद्योगिक प्रदेश वह क्षेत्र होता है जहां उद्योगों का संकेंद्रण होता है। संकेंद्रण मतलब उसी स्थान पर ढेर सारे उद्योग आके लगे होते हैं, तो उद्योगों का संकेंद्रण होता है। या अन्य कार्यों की अपेक्षा औद्योगिक क्रियाएं वहां पर प्रमुखता से की जाती हैं। कह औद्योगिक प्रदेशों में रहने वाली जनसंख्या भी अधिकांश उनका जो काम होता है वो निर्माणी उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है, क्योंकि उद्योग का काम ही क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना। उद्योग का काम ही क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना। तो याद रखिए, वहां की ज्यादातर जनता भी, जो जनसंख्या है वो भी औद्योगिक कार्यों में लगी रहती है। लिख रहा है जबकि बहुत कम भाग प्राथमिक उद्योगों में संलग्न रहता है। आपको पता होगा तीन तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और टर्शियरी होते हैं। तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंधित चीजें आती हैं, जो द्वितीय क्षेत्र होता है वो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित होता है। तो जब कभी अगर हम उद्योगों की बात कर रहे हैं, मतलब सीधे मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो द्वितीयक उद्योग को लेकर के ज्यादातर लोग यहां पे होते हैं। अरे औद्योगिक प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या भी खूब पाई जाती है। क्यों? अरे जब उद्योग है, फैक्ट्रियां, तो धीरे धीरे वो नगरों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे लिख रहा है, भारत को औद्योगिक प्रदेश में विभाजित करने का श्रेय कई लोगों को जाता है। आपसे परीक्षा में पूछता है तो दो चार लोगों का नाम आप याद रखेगा। पहला लिख रहा है द्विवार्था तथा बर्नर। 1944 में इन्होंने भारत के औद्योगिक प्रदेशों को कैटेगरी वाइज बनाया। ठीक है, द्विवार्था तथा बर्नर। ठीक है, पीपी करण याद रखेगा, पीपी करण। ठीक है, इनका भी योगदान है। WL जेकरिंस, ठीक है, उनका भी योगदान है। स्पेंसर हैं और थॉमस हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो CMIE है, CMIE क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो इसके द्वारा दोस्तों ये प्रदेश बनाए गए। ठीक है, ये गलियारा एक तरह से है जहां पर उद्योगों का संकेंद्रण देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि आगे बता रहा है कि औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन सी हिस्से में विभाजित होता है या किस के आधार पर ये बांटे जाते हैं। तो याद रखिए, किसी भी कोई भी प्रदेश, जैसे आप कहिए कि हमारे गांव, हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे उद्योगों का संकेंद्रण है, तो क्या हमारा ये जो गांव या बाजार है, क्या यह भी कोई औद्योगिक प्रदेश है? नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। उसका सूचक क्या होता है, उसके लिए इतनी चीजें होनी चाहिए। पहला लिख रहा है, किसी प्रदेश में पंजीकृत कारखानों की संख्या। पर्टिकुलर स्टेट में क्या देखा जाता है? रजिस्टर्ड कितने हैं। हो सकता है बहुत सारे उद्योग ऐसे भी चल रहे हो जिनके बारे में सरकार को पता ही ना हो। ठीक है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तक न करवा रखा हो। तो याद रखिए, पंजीकृत उद्योगों की संख्या जानना आवश्यक
आवश्यक है। दूसरा है औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या, पर्टिकुलर उस क्षेत्र में कितने औद्योगिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। जब आपका पंजीकृत कारखानों की संख्या पता होगी तो हर कारखाने में कितने व्यक्ति हैं वो भी पता रहेगा और उसी हिसाब से एक मोटा आंकड़ा कैलकुलेट करके मिल जाता है। आगे लिख रहा है द्वितीय क्रियाओं, मैंने क्यों बोला सेकेंडरी सेक्टर की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि द्वितीय क्रिया जो है वही मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है वहां पर, ठीक है। तो लिख रहा है कि द्वितीय क्रियाओं में व्यस्त जनसंख्या, कितने लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कार्यों में संलग्न हैं, ठीक है। कुल कर्मचारियों में औद्योगिक कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, जो टोटल कर्मचारी वहां पर हैं उस क्षेत्र में, वहां पर औद्योगिक कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। इसके अलावा कुल औद्योगिक उत्पादन कितना हो रहा है और मुद्रा के रूप में उत्पादन कितना हो रहा है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को मिला करके किसी भी स्थान को औद्योगिक प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। पूरे भारत की बात करेंगे तो भारत में 4 मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं जिनके बारे में आज ही हम पढ़ने वाले हैं। उसमें जो पहला है वो है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख रहा है मुख्य रूप से वैसे देखा जाए तो 8 औद्योगिक क्षेत्र हैं बड़े में, तथा कुल मिलाकर के छोटा बड़ा मिलाकर के 13 और 8 21 हो जाएंगे, ठीक है। उसमें से 4 सबसे बड़े हैं, वो 4 के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिख रहा है मुख्य औद्योगिक प्रदेश, लिख रहा है कि मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। मुंबई अलग है, मुंबई से पुणे थोड़ा सा दूर पड़ता है तो ये अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया यहां पर क्योंकि दोनों महाराष्ट्र में आते हैं। लिख रहा है यह भारत का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है जिसे प्राकृतिक बंदरगाह की भी सुविधा प्राप्त हो गई। आप सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है, जिसको नावा सेवा के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक तरह का बंदरगाह है, ठीक है, बहुत बड़ा बंदरगाह है मुंबई में, ठीक है। तो इसका लाभ मिल जाता है भाई, मुंबई में बंदरगाह है, मुंबई में औद्योगिक प्रदेश है, तो जितनी इंडस्ट्रियां प्रोडक्शन कर रही हैं उन सामानों को हो सकता है बाहर भी भेजना पड़े, एक्सपोर्ट करना पड़े या किसी अलग जगह पे भेजना पड़े, तो ये बड़ा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। तो लिख रहा है कि इसको प्राकृतिक बंदरगाह की सुविधा भी प्राप्त हो गई है। करा यह मुंबई थाने से पुणे तक और नासिक और सोलापुर जिले तक जो है फैला हुआ है, यानी उस क्षेत्रों तक फैला हुआ है। देखिए मुंबई थाने एक साथ आप याद रखिए, पुणे याद रखिए, नासिक में दोस्तों आपको पता होगा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम है, ठीक है। बाकी सोलापुर जिले का नाम सुना होगा। तो यहां तक ये औद्योगिक प्रदेश फैला हुआ है। करा इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ शुरू हुआ और बृहत मुंबई में देखा जाए तो कुल 10,000 से अधिक पंजीकृत उद्योग हैं और सबसे ज्यादा पंजीकृत उद्योग कहां पर हैं तो गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में 11,000 पंजीकृत कारखाने हैं और यहां पर 8,000 पंजीकृत कारखाने हैं, जिसमें से 350 कारखाने सिर्फ सूती वस्त्रों के हैं। 350 कारखाने सिर्फ और सिर्फ सूती वस्त्रों के हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए आंकड़ा आपके लिए बड़ा मायने रखता है और मैं आपको पता है ना कि मैं हर चैप्टर आपको पढ़ाता हूं, हर टॉपिक पर आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूं, ठीक है। आगे लिख रहा है मुंबई के बारे में अभी बता रहा है, ठीक है। करे यहां पर इंजीनियरिंग वस्तुओं का उद्योग है, रसायन उद्योग है, चमड़े का उद्योग है, औषधि निर्माण भी होता है, फिल्म इंडस्ट्री भी है। मुंबई में गोरेगांव में फिल्म इंडस्ट्री है। तो बहुत सारे उद्योग यहां पर, उद्योग कहने का मतलब खाली इतना नहीं है कि पर्टिकुलर सूती उद्योग की बात करें, नहीं, पूरे मुंबई में, पूरे बृहत मुंबई में कितने तरह के उद्योग हैं वो सभी चीजों को यहां पर काउंट किया जाता है। लिख रहा पुणे इस प्रदेश का दूसरा सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। यहां पर 1200 से अधिक पंजीकृत कारखाने या उद्योग हैं, केवल पुणे में हैं, ठीक है। आगे लिख रहा है मुंबई पुणे के अतिरिक्त इस क्षेत्र में और भी जगह आते हैं, जैसे अंबरनाथ हो गया, अंधेरी हो गया, भांडुप हो गया और क्या हो गया घाटकोपर वगैरह हो गया, ठीक है। ये सभी वह स्थान है जहां पर बहुत सारे उद्योग हैं। अच्छा, मुंबई में जो औद्योगिक प्रदेश है इसकी समस्या क्या है, तो समस्या यहां दोस्तों अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति, यानी सभी उद्योगों को जितना विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए उतना आपूर्ति नहीं हो पाता, इसकी वजह से सब अपनी कला कम दिखा पा रहे हैं। दूसरा लिख रहा है पुरानी मशीनरी, जो पुराने उद्योग हैं, अब नया टेक्नोलॉजी आ गया, जमाना बदल रहा है, जब तक आप नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोडक्शन नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। तो पुरानी मशीनरी आज भी लगी हुई है जिसकी वजह से समस्याएं आती हैं। करा जमीन की अधिक कीमत, अब अगर मान लीजिए कोई उद्योग पहले छोटे में था, अब उसके पास पूंजी हो गया और उसको अपना उद्योग बड़ा करना, तो पता चल रहा है कि मुंबई जैसे स्थान पर जमीनों की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि उनको एक्सपेंड करने में दिक्कत हो
रही है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो याद रखिए मजदूरों में भी असंतोष है, बात बात पर हड़ताल पे चले जाते हैं, चीजें होनी जाती है, ठीक है। तो ये सभी दिक्कत है, क्षेत्रवाद का भी मामला है, पर्यावरण प्रदूषण का मामला है, तो ये सभी जो है बीच बीच में रुकावटें आती रहती है। तो मोटी मोटा आपको इतनी बातें याद रखनी है। दूसरा है दोस्तों कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश, नाम से ही लग रहा है कि कहां पर है, कलकत्ता में है। करा यह प्रदेश हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और यह उत्तर में बांसबेरिया से लेकर के दक्षिण में बिड़ला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर क्षेत्र में यह औद्योगिक प्रदेश क्या हुआ है, फैला हुआ है। अच्छा, अच्छी बात यह है कलकत्ता के पास कि कलकत्ता में उसको एक बंदरगाह भी मिल जाता है, जिसका नाम अभी कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदल करके किसके नाम पे रखा गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रखा गया। तो आप याद रखेगा, तो एक बंदरगाह भी मिल जाता है उसको। इसके अलावा कच्चे माल की उपलब्धता भी हो जाती है, चाहे कोयला चाहिए, चाहे कोई भी चीज चाहिए, बगल में झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कहीं से भी आइटम आ जाता है। पश्चिम बंगाल में भी कोयले हैं, खाने हैं, तो हो जाता है। कोयला की खान है, रानीगंज से निकटता है, प्रचुर जल की उपलब्धता है, हुगली नदी से जल मिल गया, कम वेतन पर मजदूर भी मिल जाते हैं, बगल में झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश सब मजदूर चले जाते हैं, ठीक है। और कह की निर्यात की सुविधा भी है। तो एक तरह से यह भी औद्योगिक प्रदेश से एक उभरता हुआ प्रदेश है, इसको याद रखेगा। और कलकत्ता 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तब से लेकर के आगे 1911 तक लगातार भारत की राजधानी के रूप में जाना जाने लगा था, और एक मजबूत जो है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने डेवलप किया, जिसका फायदा आज हम भारतीयों को मिल रहा है। करे इस प्रदेश में जूट हो गया, जूट के उत्पादन में वैसे भी पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है पूरे भारत में, ठीक है। जूट हो गया, रेशम हो गया, सूती वस्त्र हो गया, इंजीनियरिंग चीजें हो गई, विद्युत वस्तुएं हो गई, ऑटोमोबाइल हो गया, रसायन हो गया, औषधि निर्माण हो गया, परिवहन हो गया, चमड़े के जूते चप्पल हो गए, ये सभी उद्योग आज भी पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिए, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों कुछ स्थान जैसे बांसबेरिया है, नाईहाटी है, भटपाड़ा है, काकीनाडा है, जगदल है, ये सभी स्थान है जहां तक ये उद्योग फैले हुए हैं। समस्याएं क्या है दोस्तों, आज भी आप कलकत्ता साइड जाएंगे तो आपको सघन बस्तियां देखने को मिलेंगी और यातायात जाम खूब मिलेगा, ठीक है। पेयजल और सफाई और आधारभूत संरचना का थोड़ा बहुत अभाव देखने को मिलता है। हुगली नदी में भी अवसादों का जमाव हो रहा है और गाद जम रहा है, जिसकी वजह से जल प्रदूषित हो रहा है। नक्सलियों का आंदोलन बीच बीच में होते रहता है, हड़ताल तालाबंदी आम बात है, हर जगह होता है, पर्यावरण प्रदूषण हर जगह होता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला औद्योगिक प्रदेश है बेंगलोर। बेंगलोर कर्नाटक औद्योगिक प्रदेश, बेंगलोर चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। तो याद रखेगा बेंगलोर कहां पर है, कर्नाटक में ही है, ठीक है। तो याद रखेगा करा इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास कपास उत्पादन के कारण ज्यादा हुआ है। कपास को भारत में सफेद सोना भी कहा जाता है, ठीक है, कपास। तो याद रखिए कपास उत्पादन क्षेत्र में होने के कारण यहां पर सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना भी खूब हुआ है। और यह प्रदेश बेंगलुरु वैसे भी सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर राजधानी के रूप में इसको याद रखा जाता है, ठीक है, बेंगलुरु को, ठीक है। तो आईटी की पूरा आईटी का जो सबसे बड़ा हब है वो पूरे भारत में बेंगलुरु को माना जाता है। करा यह उपयोग नहीं, यहां उद्योग कर लीजिएगा, यह उद्योग बेंगलोर में सेलम से लेकर के मदुरई जिलों तक फैला हुआ है। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, पांड्य शासकों के द्वारा यह मंदिर बनाया गया था, याद रखेगा। आगे दे रहा है कोयला क्षेत्र से सुदूर होने के कारण इस प्रदेश का विकास पायकारा जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर है। भाई एनर्जी चाहिए, अब कोयला नहीं है तो जल विद्युत के माध्यम से उनको एनर्जी मिल जाती है, तो पायकारा जल विद्युत संयंत्र जो है उस पर पूरी तरह से निर्भर है। अनेक भारी उद्योग भी यहां पर लगाए गए हैं, जैसे और भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, रेल के डिब्बे बनाए जा रहे हैं, इंजन बनाए जा रहे हैं, रबर वगैरह है, केरल में रबर वगैरह का उत्पादन होता है, दवाइयां औषधियां है, एल्युमिनियम है, शक्कर है, सीमेंट है, कागज है, रसायन है, फिल्म है, तमाम चीजें हैं दक्षिण भारत में, ठीक है। करा चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधन भी है, सेलम में होता है परिशोधन भी है, और सेलम में इस्पात कारखाने भी हैं, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुजरात का जो औद्योगिक प्रदेश है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिख रहा है अब देश का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है, देश का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है, तथा सूती वस्त्रों का देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र आता है, दूसरे नंबर पे आपका कौन आ जाता है, गुजरात आ जाता है। करा ये इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद से बड़ोदरा के बीच में फैला हुआ है। वैसे भी अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो याद रखेगा। करा वलसाड और सूरत और पश्चिम
पश्चिम में जामनगर तक ये पूरा प्रदेश फैला हुआ है। जो औद्योगिक प्रदेश है उसकी बात कर रहे हैं। कह रहा है इस औद्योगिक प्रदेश के मुख्य विकास का कारण मुख्य पृष्ठ क्या रहा है, कपास की उपलब्धता रही है और भूमि और जो सस्ते कुशल श्रमिक हैं, बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह वहां पर है जो कि ज्वारी बंदरगाह है, पेट्रोलियम की उपलब्धता है, ठीक है, जल विद्युत की उपलब्धता है, उकाई परियोजना चल रही उससे जल विद्युत मिल जाता है, ठीक है। तो तमाम चीजें हैं जिससे इनको लाभ मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद करके रखेंगे। आगे दे रहा है इस प्रदेश में 11,000 से अधिक पंजीकृत कारखाने हैं जिसमें 15 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। वडोदरा जो है दोस्तों ऊनी वस्त्रों के लिए जाना जाता है। अभी वडोदरा में कुछ समय पहले रेल यूनिवर्सिटी भी खोली गई है, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखेगा। लिख रहा वडोदरा ऊनी वस्त्रों, दुग्ध उत्पाद और पेट्रो रसायन उत्पादों के लिए जाना जाता है, ठीक है। वस्त्र का काम भी होता है। हीरे तराशने के लिए सूरत बड़ा फेमस है, ठीक है, तो याद रखेगा। जो हीरा अनुसंधान संस्थान है वो भी सूरत में है, याद रखेगा, ठीक है। प्रदेश में अन्य औद्योगिक केंद्र भी है जैसे आनंद है, भावनगर है, भरूच है, ठीक है, ये सभी अन्य जगह हैं जहां पर बहुत सारे उद्योग लगाए गए हैं। कोयली तथा जामनगर में पेट्रोलियम परिशोधनशालाएं हैं। भाई यहाँ गुजरात में बहुत सारे स्थान ऐसे भी हैं जहां पर पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक हो गया, रंग रोगन हो गया, इन सभी का भी विकास हुआ है। हाँ, कमी है तो थोड़ी सी पानी की कमी है और अच्छे किस्म के कपास का अभाव है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अदरवाइज ये स्थान बड़ा बेस्ट है, ठीक है। तो इसको सभी आप लोग याद रखेगा। ज्यादा बड़ा लेक्चर मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आप लोग जो है थोड़ा सा रुष्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते आप सभी क्या हो गए, थोड़ा बोर हो गए। इस वजह से मैं चैप्टर को आगे और भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के बारे में बताना है तो मैं नहीं चाहता कि यहां पर आपको ज्यादा परेशान किया जाए। ये आपका बेस था, ठीक है। आगे और भी टॉपिक हम लेक्चर में लेंगे तो क्लियर करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि निस्वार्थ भाव से नितिन सर स्टडी 91 पर पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है आप वीडियो को शेयर करें। जो भी एडवर्टीजमेंट आता है उसे आप पूरा देखिए। निवेदन आप सभी से है। प्लस प्ले स्टोर से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। देखिए एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अगर उसके अंदर आपको मजा नहीं आता है फिर आप अनइंस्टॉल कर देना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जल्दी से इंस्टॉल करिए और आराम से पढ़ाई करिए। उसके अंदर वीडियो क्लासेस की एक बेहतरीन श्रृंखला दी गई ताकि घर बैठे आप पूरी स्टडी कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट वाइज पढ़ना हो चाहे एग्जाम वाइज पढ़ना हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस समय सवाल जवाब की एक सीरीज भी चलाई जा रही है, डेली रात को 9 बजे आप उस सीरीज से जुड़िए, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।